गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट कर्नाटिक वॉर और सेकंड कर्नाटिक वॉर डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग थर्ड कर्नाटिक वॉर स्टार्ट करेंगे। जिस तरह हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का जो रीजन था वो इंडिया में ना होकर यूरोप में चल रहा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का प्रश्न था, जो उस समय 1740 में चल रहा था और उसी का प्रभाव इंडिया पर भी पड़ता है। फिर हम लोगों ने सेकंड कर्नाटक वॉर में देखा कि उसका कारण यूरोप ना होकर इंडिया में उत्तराधिकार का प्रश्न था, जो निज़ाम हैदराबाद के निज़ाम के प्रश्न और कर्नाटक में आरकोट के नवाब के उत्तराधिकार को लेके सेकंड कर्नाटक वॉर स्टार्ट हुआ था। थर्ड कर्नाटक वॉर भी फर्स्ट कर्नाटक वॉर की तरह इसका रीजन इंडिया में ना होकर यूरोप में चल रहा सप्तवर्षीय युद्ध था। ये सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में 1756 में स्टार्ट होता है, 1756 में, और इसी का प्रभाव जो है ये भारत में भी देखने को मिलता है। सप्तवर्षीय युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के खिलाफ विपक्षी खेमे में थे, और भारत में भी इसी कारण फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध शुरू होता है। इस टाइम फ्रांस में काउंट डी लाली को सुप्रीम कमांडर ऑफ द फ्रेंच फोर्सेस बनाकर इंडिया भेजा जाता है। 1756 में जब सप्तवर्षीय युद्ध स्टार्ट होता है तो फ्रांस से काउंट डी लाली को फ्रेंच फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर बनाकर इंडिया भेजा जाता है। लाली 1757 में इंडिया आता है, 1757 में, और इस टाइम में हम देखते हैं कि इस टाइम में बंगाल में प्लासी का युद्ध चल रहा था 1757 में। तो अंग्रेजी जो फोर्सेस थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस थी, उसका मेजर पोर्शन अभी बंगाल में था। तो इस टाइम मद्रास जो था, मद्रास में बहुत कम इंग्लिश फोर्सेस थे इस टाइम। इसी का फायदा उठाते हुए काउंट डी लाली जब भारत आता है तो सबसे पहला काम यहाँ पे फोर्ट सेंट डेविड पर वो अपना कब्जा कर लेता है। तो फोर्ट सेंट डेविड पर फ्रांसीसी कब्जा 2 जून 1758 को हो जाता है। तो 1758 में जब फोर्ट सेंट डेविड पर काउंट डी लाली कब्जा कर लेता है तो इसी के साथ भारत में भी थर्ड कर्नाटक वॉर शुरू होता है। अब फोर्ट सेंट डेविड पर जब कब्जा हो गया फ्रांसीसी, तो इसका इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए था कि मद्रास पर वो लोग कब्जा कर लेते, क्योंकि मद्रास में अभी इंग्लिश फोर्सेस बहुत कम मात्रा में थी और बाकी जो मेजर फोर्स था वो अभी बंगाल में था। इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप काउंटी लाली का ये होना चाहिए था कि उसे मद्रास पर कब्जा करना चाहिए था। लेकिन जब लाली फ्रांसीसी नेवल एडमिरल डी एक को आदेश देता है कि वो समुद्री मार्ग से मद्रास पर कब्जा करे, तो डी एक मना कर देता है, और डी एक ये कहता है कि अभी फ्रांस के पास हमारी कंपनी के पास उतना पैसा नहीं है कि हम लोग मद्रास पर कब्जा कर सके और एक अटैक कर सके। तो अब लाली के पास समस्या थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसके पास आ गई थी, पैसा नहीं था उसके पास। तो लाली सोचता है कि पहले मैं तंजौर पर घेरा डालूं। हिंदू रीजन था यहाँ पे, हिंदू एक राजा था यहाँ पे तंजौर में, तो तंजौर पर ये घेरा डालता है लाली। तंजौर के राजा ने उसको द्वितीय कर्नाटक युद्ध के टाइम ही कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को ये प्रॉमिस किया था कि वो 70 लाख रुपए देगा कंपनी को, लेकिन अभी तक उसने पेमेंट की नहीं थी। तो 18 जुलाई 1758 को लाली तंजौर पर घेरा डालता है। राजा कहता है कि अभी मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, आप 5 लाख रुपए ले लीजिए और चले जाइए, बाकी पेमेंट मैं बाद में कर दूंगा। लेकिन लाली जिद पर अड़ गया कि नहीं, मैं 5 लाख नहीं 10 लाख तो मुझे दो, तभी मैं यहाँ से घेरा हटाऊंगा। तो राजा के पास 10 लाख रुपए थे नहीं, तो जो 5 लाख का प्रॉमिस वो कर रहा था कि 5 लाख आप तुरंत ले लीजिए और चले जाइए, तो वो 5 लाख भी उसने नहीं दिए, और ये घेरा लंबा चला। इस दौरान जो है 1757 में हम देखते हैं कि प्लासी
की लड़ाई में अंग्रेज जीत जाते हैं और बंगाल पर अंग्रेजी प्रभुत्व हो जाता है। तो अब बंगाल का जो बंगाल उस टाइम था वो एक रिचेस्ट प्रोविंस था इंडिया का, और उस पर प्रभुत्व होना यानी वहाँ की सारी रिसोर्सेज पर अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया था। तो इस टाइम क्लाइव जो है, अब जब बंगाल उसने जीत लिया था तो वहां से फोर्सेस अब वो मद्रास भेज सकता था इजीली। तो ये जो टाइम इसने वेस्ट किया लाली ने तंजौर पर आक्रमण करके या तंजौर पर घेरा डाल के, ये इसके लिए घातक रहा। इसी बीच क्लाइव जो है ये बंगाल से एक सेना थल मार्ग के द्वारा ये मद्रास भेजता है, और ये नॉर्दर्न सरकार वाला जो रीजन है मैप में, इस रास्ते जो है एक सेना क्लाइव भेजता है, और इसका नेतृत्व कर्नल फोर्ड कर रहा था। लाली जो है ये जब देखता है कि मद्रास पर कब्जा करने के लिए हमें फोर्सेस चाहिए, तो वो हैदराबाद से बुस्सी को वापस बुला लेता है। हमने सेकेंड कर्नाटिक वॉर में देखा था कि सलाबत जंग को निज़ाम बनाने के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए डुप्ले एक फ्रांसीसी सेना बुस्सी के अंडर में हैदराबाद भेजता है, और उसको यह निर्देश देता है कि आप हैदराबाद में रहकर सलाबत जंग की रक्षा करें। तो बुस्सी वही बुस्सी था जो हम सेकेंड कर्नाटक वॉर में डिस्कस किए थे। तो उस बुस्सी को थर्ड कर्नाटक वॉर में ये लाली जो है वापस बुला लेता है, कहता है आपकी फोर्सेस की जरूरत हमें यहाँ पर है पौंडीचेरी में, आप तुरंत पौंडीचेरी आ जाएं। बुस्सी बार बार कहता है कि अगर मैं हैदराबाद से हट जाऊंगा तो हैदराबाद में अभी फ्रांसीसी प्रभुत्व उतना नहीं है और हम लोग अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, और सलाबत जंग तुरंत इसका फायदा उठाकर एकदम स्वतंत्र हो जाएगा, और जो फ्रांसीसी प्रभाव हमने हैदराबाद में एस्टैब्लिश किया है इस 3 साल में, उसका सारा कोशिश हमारी बेकार चली जाएगी। लेकिन फिर भी लाली जिद पर अड़ा रहा, और लाली उसको कहता है इमीडिएटली पौंडीचेरी आ जाए। तो बुस्सी जैसे ही हैदराबाद से हटता है, क्लाइव ने एक सेना नॉर्दर्न सरकार के मार्ग से लैंड रूट से एक सेना मद्रास भेज रहा था। तो इस टाइम में फ्रांसीसी जो है ये हैदराबाद में है नहीं, और इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, नॉर्दर्न सरकार में 2 रीजन आपको दिख रहे होंगे, एक है राजामुंद्री और एक है मसूलीपट्टनम। तो राजामुंद्री और मसूलीपट्टनम पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1759 में कब्जा कर लेती है। जो सेना कर्नल फोर्ड के लीडरशिप में आ रही थी थल मार्ग द्वारा, वो राजामुंद्री और मसूलीपट्टनम पर कब्जा कर लेती है। इससे विवश होकर निजाम सलाबत जंग को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करनी पड़ती है 1759 में, और इस संधि के द्वारा, इस एग्रीमेंट के द्वारा निजाम ने मसूलीपट्टनम और नॉर्दर्न सरकार का ये जो रीजन था जिस पर पहले फ्रांसीसी अधिकार था, वो फ्रांसीसियों से लेकर इसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इस तरह हैदराबाद के दरबार में फ्रांसीसी प्रभाव जो अभी तक था उसकी जगह अब अंग्रेजी प्रभाव हो गया था, और नॉर्दर्न सरकार का ये पूरा रीजन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गया था। अब मद्रास में जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना पहुंच जाती है और एक तरफ पौंडीचेरी, तो अब एक डिसिसिव बैटल होता है, एक निर्णायक युद्ध होता है वांडी वॉश में। वांडी वॉश नामक जगह में 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व जनरल आयरकूट कर रहे थे, जनरल आयरकूट, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नेतृत्व काउंट डी लाली कर रहा था, दोनों के बीच में एक निर्णायक युद्ध वांडी वॉश नामक जगह पर होता है 22 जनवरी 1760 को। और इस युद्ध में लाली हार जाता है और लाली भागकर वापस पौंडीचेरी चला जाता है। इसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिंजी पर अधिकार कर लिया। जिंजी हम लोगों ने देखा था कि जिंजी भी फ्रांसीसी बस्ती थी जिंजी, तो जिंजी पर अधिकार किया, और जिंजी के बाद ये लोग पौंडीचेरी गए और पौंडीचेरी पर घेरा डाला। पौंडीचेरी का जो घेरा था वो कई महीनों तक चला, और 4 फरवरी 1761 को फाइनली पौंडीचेरी ने सरेंडर किया, और इसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने
जिंजी पर अधिकार इसका हो ही चुका था, पौंडीचेरी पर हो ही चुका था। तो अब जो फ्रेंच बस्तियां रह गई थी वो थी माही और कारेकल। तो माही और कारेकल पर भी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर करती है, उस पर कब्जा करती है और काउंट इलाली को प्रिजनर बनाकर फ्रांस भेज दिया जाता है, जहां उसको फांसी की सजा होती है। 1763 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का अंत होता है और वहां पे पेरिस की संधि होती है, और इसी पेरिस की संधि के द्वारा भारत में भी जो दोनों कंपनियों के बीच युद्ध चल रहा था कर्नाटक में, उसका भी अंत होता है। इस ट्रीटी के द्वारा चंद्रनगर बंगाल में हम देखते हैं कि 1757 में जब प्लासी की लड़ाई हो रही थी, तो बंगाल में जो फ्रांसीसी बस्ती थी चंद्रनगर, उस पर अंग्रेज कब्जा कर लिए थे। तो अंग्रेजी कब्जा धीरे धीरे फ्रेंच की जितनी भी कंपनीज थी, पौंडीचेरी और चंद्रनगर, माहे, कराईकल, सब पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो पेरिस की संधि के द्वारा ये जो बस्तियां थी, फ्रांसीसी बस्तियां पौंडीचेरी और चंद्रनगर, ये फ्रांसीसियों को वापस कर दी जाती है, लेकिन इस शर्त के साथ कि वापस इनकी कभी भी वो किलेबंदी नहीं करेगा। तो पौंडीचेरी और चंद्रनगर की कभी भी फ्रांस जो है किलेबंदी नहीं करेगा भविष्य में, इस शर्त के साथ उन्हें ये वापस कर दिया जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जो ये तीनों कर्नाटक युद्ध हुए और उसके अंत में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सुप्रीम पावर बन के उभरती है, और फ्रांस जो है वो अब सिर्फ ट्रेड तक सीमित रह जाती है। वो अब क्षेत्राधिकार जो कर रही थी इस टाइम तक, अपनी टेरिटरीज में विस्तार कर रही थी, वो अब सीमित हो जाता है, और वो पौंडीचेरी और जो दूसरी बस्ती है चंद्रनगर, वहाँ पे केवल वो अपना ट्रेड कर रही है। तो यही इसी के साथ तीनों कर्नाटक वॉर समाप्त होते हैं। एक और टॉपिक, एक और शॉर्ट नोट अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट वर द रीजंस फॉर द इंग्लिश सक्सेस एंड द फ्रेंच फेलियर। क्या कारण थे जिसके कारण अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो लास्ट में जीतती और फ्रेंच जो है वो हार जाती इस युद्ध में। तो पहला कारण ये आपको हर बुक में मिल जाएगा, आप लोग इससे शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लीजिएगा, मैं खाली पॉइंट्स डिस्कस कर ले रहा हूँ। पहला कारण ये था कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी, उसका मेन काम जो था वो ट्रेड करना था, और इस पर बहुत कम गवर्नमेंटल कंट्रोल था। दूसरी तरफ फ्रांसीसी कंपनी जो थी वो एक गवर्नमेंट कंपनी थी, ये पूरी तरीके से फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल और रेगुलेट की जा रही थी। इसका प्रभाव ये होता है कि जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो निर्णय लेने होते हैं, वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी चूंकि प्राइवेट कंपनी थी तो वो त्वरित निर्णय ले सकती थी, इंस्टेंट डिसीजन ले सकती थी जब भी जरूरत पड़ती थी। लेकिन फ्रांस की कंपनी चूंकि स्टेट कंपनी थी तो उसको फ्रेंच गवर्नमेंट से अपील करनी पड़ती थी किसी भी डिसीजन के लिए, किसी भी पॉलिसी के लिए उसे फ्रेंच गवर्नमेंट पर निर्भर रहना होता था, और इस कारण उसकी जो पॉलिसीज थी उसमें डिले होता था, उसमें देरी होती थी। यहाँ से वो लोग अपनी फ्रांस में वो लोग मैसेज भेजेंगे कि हम ये निर्णय लेना चाह रहे हैं, फिर फ्रांस गवर्नमेंट वापस उनको अपना संदेश भेजे कि हाँ ले लो। इसमें दो तीन, इस वजह से ये लोग त्वरित निर्णय नहीं ले पाते थे। दूसरा कारण ये था कि हमने डिस्कस भी किया था कि जो इंग्लैंड की नेवी थी, इंग्लिश नेवी बहुत ही सुपीरियर की तुलना में बहुत सुपीरियर थी, और इस कारण जो समुद्र में जो भी लड़ाइयाँ हो रही थी उसमें इंग्लैंड जो है आसानी से जीत जाता था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आसानी से जीत जाती थी। इंग्लैंड की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी बहुत उस टाइम में बहुत शक्तिशाली थी, मजबूत शिप्स बनते थे। तो इस कारण जो है ये नेवी इसकी सुपीरियर थी। तीसरा कारण हमने डिस्कस किया था कि इंग्लैंड का कोई एक इस टाइम में वो नहीं था, हेडक्वार्टर नहीं था, इन्होंने अपने 3 छोर बना रखे थे। एक तरफ बंबई हमने डिस्कस किया था, एक तरफ बंबई में इनका प्रेसिडेंसी था, दूसरी तरफ मद्रास में इनकी प्रेसिडेंसी थी, और तीसरी तरफ बंगाल कलकत्ता में इनकी प्रेसिडेंसी थी।
तो इनकी 3 प्रेसिडेंसीज थी, जबकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का केवल एक हेडक्वार्टर था और वो था पौंडीचेरी। तो अगर मान लीजिए मद्रास पर इन्होंने फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया, तो इनके पास 2 और प्रेसिडेंसीज थी, बंबई और बंगाल, और वहां पर भी इनकी सेनाएं थी। वहां से अपनी सेनाओं को मद्रास छुड़ाने के लिए भेज सकते थे, जबकि इनकी केवल एक हेडक्वार्टर थी और वो थी पौंडीचेरी। यानी पौंडीचेरी पर अगर इन्होंने कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने, तो इनका फिर समूल नाश हो जाएगा फ्रांसीसियों का, क्योंकि इनकी सारी सेना पौंडीचेरी में ही थी। तीसरा कारण ये था कि फ्रांसीसी कंपनी जो थी, ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन में ज्यादा इंटरेस्टेड थी और अपने कॉमर्शियल इंटरेस्ट की तरफ, अपने ट्रेड की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। इस कारण जो फ्रांसीसी कंपनी है, वो तृतीय कर्नाटक युद्ध तक आते आते हम देखते हैं कि उसके पास ज्यादा फंड नहीं रहता है। और यही एक कारण था, अभी हमने डिस्कस भी किया, जब काउंट डी लाली डी1 को ये आदेश देता है कि वो मद्रास पर कब्जा करे, तो डी1 मना कर देता है कि हमारे पास फंड नहीं है। और इस कारण काउंट डी लाली को पहले तंजौर आक्रमण करना पड़ता है, तंजौर में घेरा डालना पड़ता है, ताकि वहां से हम पैसा लेके फिर उस पैसे के द्वारा हम मद्रास पर कब्जा कर पाए। तो ये एक प्रॉब्लम फ्रांसीसी कंपनी के पास आ रही थी। लेकिन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरी तरफ हमेशा अपने कॉमर्शियल इंटरेस्ट, अपने ट्रेड पर पहले ध्यान देती थी, टेरिटोरियल एक्सपेंशन पर बाद में ध्यान देती थी। और दूसरा कारण ये था कि 1757 में जब बंगाल पर इनका कब्जा हो गया, प्लासी की लड़ाई इन्होंने जीत ली, तो बंगाल उस टाइम का इंडिया का सबसे रिचेस्ट प्रोविंस था, और बंगाल पर कब्जा करना यानी बंगाल की जितनी भी ट्रेजरी थी उस पर कब्जा होना, और वहां से जितना भी पैसा था वो लोग अपना साउथ को भेज सकते थे, साउथ में एक्सपेंशन के लिए भेज सकते थे। तो ये एक तीसरा कारण था। चौथा कारण ये था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक से एक कमांडर्स थे। जैसे हमने सर आयरकूट की बात की, जो बॉन्डी वॉश का हीरो था, बॉन्डी वॉश में वो फ्रांसीसी सेना को हराता है। स्ट्रेंजर लॉरेंस थे, रॉबर्ट क्लाइव थे, और भी बहुत से लोग थे, लेकिन मैंने 3 नाम डिस्कस किए। दूसरी तरफ फ्रांस में एक ही नाम जो अच्छा सुनने में लगता है, डुप्ले। उसकी नीतियां अच्छी थी। अगर फ्रांसीसी कंपनी उसकी नीतियों पर भरोसा करती और उसे शायद 1 साल और मौका देती, उसे वापस फ्रांस ना बुला लिया होता उससे सेकेंड कर्नाटक वॉर के टाइम में, तो शायद डुप्ले अपनी नीतियों के द्वारा वापस से जीत सकता था, वापस से सेकेंड कर्नाटक वॉर में वो विजयी हो सकता था। लेकिन फ्रांस ने डुप्ले पर भरोसा नहीं किया, और डुप्ले को ये माना कि वो फ्रांस की भावनाओं को आहत कर रहा है, वो फ्रांस का नुकसान पहुंचा रहा है, वहां पे ट्रेड करने गया है लेकिन वहां लड़ाई में उलझा हुआ है, तो फ्रांसीसी जो पैसा है उसे वो बर्बाद कर रहा है। तो फ्रांस ने डुप्ले पे ही भरोसा नहीं किया। अभी हमने लाली की बात की, जैसे ही लाली को पकड़ के फ्रांस भेजा जाता है, तो वहां पर लाली को फांसी दी जाती है, अपनी ही कंट्री में लाली को फांसी दे दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक युद्ध हार गया। तो फ्रांस जो है ये अपने लीडर्स पर कभी भी भरोसा नहीं करता था, उन्हें कभी भी सम्मान नहीं देता था। एक तो ये कारण था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भले ही हार रही थी, एक पॉइंट पे सेकेंड कर्नाटक वॉर में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से हार गई थी, और उस टाइम रॉबर्ट क्लाइव ये सलाह देता है कि अगर हम आरकोट पर घेरा डालें तो हम लोग विजयी हो सकते हैं, क्योंकि आरकोट से जो सेनाएं हैं वो इस टाइम जो है चली गई थी त्रिचनोपल्ली में। तो त्रिचनोपल्ली पर उन्होंने घेरा डाला हुआ है और आरकोट में सेनाएं नहीं है। आरकोट पर अगर हम घेरा डालें तो हम जीत सकते हैं, यानी ये प्लान बी लेके क्लाइव आता है। और जो मद्रास का गवर्नर होता है वो, इसी वजह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वापस से सक्सेसफुल हो जाती है सेकेंड कर्नाटक वॉर में। जबकि फ्रांसीसी जो कमांडर्स हैं वो जब भी प्लान बी लेके आते हैं तो उनके लीडर्स खुद ही भरोसा नहीं रखते हैं अपने प्लान्स पे। डुप्ले ने एक सेना, फ्रांसीसी सेना हैदराबाद भेजी थी बुस्सी के नेतृत्व में, ताकि वहां सलाबत जंग को, वहां का निजाम बनाया जा सके, और उसकी सुरक्षा के लिए हैदराबाद में एक सेना रखी थी बुस्सी के नेतृत्व में। ये हमने डिस्कस किया था सेकेंड कर्नाटक वॉर में। लेकिन थर्ड कर्नाटक वॉर में जब काउंट डी लाली इंडिया आता है तो वो हैदराबाद से बुस्सी की सेना को वापस बुला लेता है पौंडीचेरी। बुस्सी बार बार कहता है कि अगर मैं हैदराबाद से हटूंगा
तो यहाँ पे जो फ्रांसीसी प्रभुत्व है वो तुरंत समाप्त हो जाएगा और ऐसा ही होता भी है। हम देखते हैं कि निजाम सलावत जंग जो है और ये जो नॉर्दर्न सरकार का रीजन है ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से फ्रांसीसी असफल होते हैं भारत में और इंग्लिश